हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबों के बीच लेकर आए हैं नालायक बेटा और बाबूजी की वसीयत। राजू वकील साहब कितने बजे तक आ जाएंगे? हमें शाम को निकलना भी है। अगर बाबूजी की वसीयत का नाटक नहीं होता तो हम कल ही निकल जाते। बाबूजी की ज़रूरत थी वसीयत बनाने की। सब कुछ हम तीनों भाइयों का था ही, बराबर बांट लेते। हम तीनों दिल्ली में इतनी छुट्टी नहीं मिलती, ना ही बच्चे के स्कूल में और ना ही ऑफिस में। राजू के बड़े भाई बोले। राजू एक भोला भाला और सच्चे दिल का इंसान था। वैसे तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उदास और खामोश हो गया था। और होता कैसे भी नहीं। अभी 13 दिन पहले ही उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। ये बाबूजी सिर्फ उसके पिताजी नहीं थे, उसकी पूरी दुनिया थी। उनकी जान बसती थी उनमें। एक वही थे जिन्हें कदर थी उसकी, वरना दोनों बड़े भाई तो उसे नालायक ही कहते थे। ये हाई स्कूल में था राजू जब माँ छोड़कर गई थी। उस समय भी उनके दोनों बड़े बेटे शहर में अपनी अपनी नौकरी पर थे। केवल राजू ही था उनके पास। मरने से पहले माँ ने राजू का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मुझे वचन दे, तू अपने बाबूजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उनका ख्याल रखेगा। राजू ने कांपते हाथों से माँ को वचन दे दिया था। उसने कभी ये बात न अपने बाबूजी को बताई और न ही अपने भाइयों को। राजू के गांव में सिर्फ इंटर तक स्कूल था। बड़े इंजीनियरिंग थे तो उन्होंने इंटर के बाद राजू को शहर बुलाया और इंजीनियरिंग करने की सलाह दी। छोटे भाई भी खुद एक डॉक्टर थे, ने भी राजू को पूछा कि उसे जो भी पढ़ना है वह उनको बता सकता है। किसी भी अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन करवा दिया जाएगा। राजू पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने भाइयों के व्यवहार की वजह से उनके पास जाने की हिम्मत न पड़ती। बड़े भाई की शादी तो माँ के सामने हो गई थी पहले, तब भी बड़ी भाभी कभी कभी गांव आ जाया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें गांव आने में शर्म आती है। छोटे भाई ने भी माँ के जाने के 1 साल बाद ही अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर से शादी कर ली थी। उनको तो हमारे साथ उठना बैठना वैसे भी पसंद नहीं था। ऐसे में बाबूजी को वहाँ रखना सही नहीं होगा और उनको गांव छोड़ के भी नहीं जा सकते अकेले। हरी काका ने तो कहा था आके चले जाओ राजू बेटा, मैं रख लूँगा बाबूजी का ध्यान। लेकिन राजू का मन नहीं माना और उसने आगे न बढ़ने का निर्णय लिया। बाबूजी ने भी बहुत समझाया था, लेकिन राजू अपने निर्णय पर अटल रहा। दोनों भाइयों के साथ साथ गांव के और भी लोग बाबूजी से कहते कि उनका छोटा बेटा तो नालायक निकला। बाबूजी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा जाते थे। राजू ने गांव में ही रहकर खेती करना शुरू किया और इतनी मेहनत की कि हर साल सबसे ज़्यादा फसल राजू के खेत में ही होती थी। फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता बाबूजी उससे और ज़मीन खरीद लेते। धीरे धीरे राजू की मेहनत रंग लाई और आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन राजू और उसके बाबूजी पर थी। बाबूजी हमेशा कहते कि ये ज़मीन तेरे नाम कर देता हूँ, लेकिन वह हमेशा बाबूजी के नाम ही करा देता। बाबूजी ने पास के ही गांव की एक लड़की से राजू की शादी ही करवा दी थी। शादी से पहले राजू ने कहा था कि एक बार वह सुनीता से बात करना चाहता है। उस समय सबने उसका मजाक बनाया था, लेकिन बाबूजी ने हंसकर हाँ कह दिया था। राजू जब सुनीता से मिला तो उसने माँ के वचन के बारे में बता दिया था और यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी भी वह उसे भाभीियों की तरह शहर जाने को न कहेगी। वह अपने बाबूजी की वो छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। राजू का अपने पिता के प्रति इतना प्रेम देखकर सुनीता तो वैसे भी उसकी दीवानी हो गई थी। वह अक्सर कहती भी थी कि वह बहुत खुशनसीब है जो उसे राजू जैसा देवता पति मिला है। राजू की भाभी इतनी घमंडी थी कि वह सुनीता को 3rd क्लास की लड़की कहकर ही बुलाती थी। सुनीता ये सोचकर जवाब न देती कि साल में कभी कभी तो आते हैं ये लोग, अब क्या बहस करें इनसे। बाबूजी की तो आंखों के तारे थे। सुनीता और राजू भैया वकील साहब आ गए, राजू के छोटे भाई ने कहा। सारा परिवार आंगन में इकट्ठा था। गांव के कुछ बुजुर्ग को भी बुलाया गया था। वकील साहब ने राजू और उसकी पत्नी को भी बुलाया। बड़े भाई, बड़ी बहुएं और बेटे बहुत खुश थे। सोच रहे थे कि अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर शाम को निकल जाएंगे। वकील साहब ने सबको बैठने के लिए कहा और वसीयत करना शुरू किया। पूरे गांव वालों, मेरे लायक बेटे, तुम सबको हमेशा यही लगता रहा कि मेरा राजू नालायक बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसके जैसे नालायक बेटे सदियों में जन्म लेते हैं। वह
है तो मेरा बेटा, लेकिन हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। अपनी माँ को दिए वचन के लिए उसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता अगर मैं उसकी और सुनीता की बातें नहीं सुनता। मेरे पास जो भी कुछ है सब मेरे राजू की मेहनत का नतीजा है, इसलिए मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे नालायक बेटे राजू का है। मेरी किसी भी चीज़ पर मेरे उन नालायक बेटों का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने कभी पलट कर ये नहीं देखा कि कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए। जब जब बीमार हुआ मेरे राजू ने मेरी देखभाल की। मेरे दोनों बेटों ने तो मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी पत्नी के सारे गाने सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहू सुनीता के हैं। उन गानों पर मेरी शहरी बहुओं का कोई अधिकार नहीं है, जिनको वो हम गांव वालों के साथ खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस होती है। बाबूजी भी वसीयत पढ़ी जा चुकी थी और वो सभी लोग और राजू को लायक बेटा कहते थे, मुंह लटकाए खड़े थे। दोनों भाई भी गुस्से में अपने अपने परिवार के साथ जा चुके थे। कभी न आने के लिए उस आंगन में खड़ा राजू उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति ही था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सबसे ज़्यादा गरीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी असली दौलत उसके बाबूजी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।